अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 24 का पेपर 11 सॉल्व करूंगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ अ बैंक ओवरड्राफ्ट? इट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म तो ये नहीं है, ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो ट्रू तो देखिए होगा ही होगा। अच्छा, इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट, इट इज अ वेरिएबल अमाउंट अप टू लिमिट। तो एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता, ये एक लिमिट तक दिया जाता है, उसके विद इन आपको इतनी स्पेंडिंग ओवरड्राफ्ट में करनी होती है। तो वेरिएबल अमाउंट अप टू लिमिट जो है इज अ मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट रादर देन इट इज ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट। तो इसका आंसर सी होगा, सॉरी डी, डी होगा। Marcus bought a non-current asset. Instead of paying in full, he decided to pay installments over the next 6 months. What was the effect of his decision during the next 6 months? बैंक ओवरड्राफ्ट फुल ओवर ये हो सकता है, क्योंकि अगर एक साथ सारा पेनिंग के इंस्टॉलमेंट्स पे किया तो बैंक ओवरड्राफ्ट होने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि ज्यादा अमाउंट से बैंक बैलेंस डिक्रीज नहीं होगा। अच्छा, करंट रेशियो वाज हायर। तो इस पे तो देखिए आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, क्योंकि वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में पे कर देगा वो। तो करंट लाइबिलिटी के इंक्रीज होने से तो करंट रेशियो जो है वो डिक्रीज होगा वो। तो बी तो नहीं हो सकता। लिक्विडिटी वॉज वर्स, नहीं लिक्विडिटी बेटर होगी वो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट से पे करके जो है वो कैश सेव कर रहा है। नॉन करंट लाइबिलिटीज पर ग्रेटर, देखिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में पे करेगा तो नॉन करंट लाइबिलिटीज पर ग्रेटर भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ए होगा। अ बिजनेस सेल्स अ नॉन करंट एसेट फॉर कैश। द डिस्पोजल अकाउंट इंक्लूड्स एंट्रीज फॉर द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड द सेल्स प्रोसीड। विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री आर यूज्ड? तो कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट वो जनरल जर्नल में मिलेगा, और सेल्स प्रोसीड जो वो कैश बुक से मिल जाएंगी। और जिन्होंने ओ लेवल या आईजीसीएसई में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ा हुआ है, या जिन्होंने एएस लेवल के लिए बेसिक्स पढ़ी थी अकाउंटिंग की, अगर उन्होंने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ा है तो उनके लिए तो ये बिल्कुल इजी एमसीक्यू है। The owner of a business received an order from a customer on the last day of the financial year, 31st December, and dispatched the goods on the same day. The goods were invoiced to the customer a few days later on 3 January. Which accounting concept should be applied when deciding whether to record the sale on 3 January, December, or 31st December or 3 January? देखिए, अकाउंटिंग में कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया और कस्टमर को गुड्स की डिलीवरी कर दी तो अकाउंट्स पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है। और ये चीज स्टेट करता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो इनवॉइस बेशक उसकी जब भी बने, गुड्स ऑर्डर कर दिया और गुड्स डिलीवर हो गए एंड ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बिजनेस टू द कस्टमर, तो आपकी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा और सेल रियलाइज हो जाएगी। Details regarding the purchase of a non-current asset are as follows: cost of new machine, expected residual value, installation cost, cost of inventory for use in new machine. Which amount was recorded as capital expenditure for the new machine? तो 20,000 होगा, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी। अभी जो इन्वेंट्री है ना, अब जैसे सपोज करें आपने मशीन ली है तो उसके लिए, उसके साथ यूज के लिए आपने डीजल लिया हो या ऑयल लिया हो या लुब्रिकेट लिया हो, तो वो चीज़ आपको फ्रीक्वेंटली इसके लिए मशीन के लिए परचेज करनी पड़ेगी। तो वो सिर्फ वन टाइम पेमेंट नहीं होगी नॉन करंट एसेट को ऑपरेशनल करने के लिए। तो इसमें बस 20 और 3 होगा, तो इसका आंसर सी होगा। A depreciated non-current asset is devalued upwards. What is the effect of this? अपवर्ड डिवैल्यू होता है तो उससे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व कैपिटल रिजर्व होता है। तो कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का इंक्रीज एक ही में दिया हुआ है, तो इसी बेस में इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। अच्छा, और रेवेन्यू रिजर्व में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। A business depreciates its non-current asset 20% using the straight line method. Depreciation is calculated on a time basis in the year of acquisition and disposal. अच्छा, टाइम बेसिस में करेगा तो उसका मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। नॉन करंट एसेट्स एट कॉस्ट 31st December प्रीवियस ईयर, तो ये करंट ईयर को ऑब्वियसली ओपनिंग हो जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी 1 जनवरी, तो इस पे मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो इस पे डेट्स पे जरूर फोकस करना है, क्योंकि कोई मशीन पूरे ईयर के लिए यूज होगी, कोई मशीन कोई स्पेसिफिक मंथ के लिए यूज हुई होगी, तो हमें ये चेक करना है। डिस्पोजल ऑफ मशीनरी 30 सितंबर करंट ईयर, नॉन करंट एसेट्स कॉस्ट 31st December करंट ईयर। अच्छा, अगर फुल ईयर डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल होता, तो स्ट्रेट अवे मैं इसके क्लोजिंग बैलेंस पे ही चार्ज कर देता हूँ 20%।
लेकिन मंथली बेसिस पे तो मुझे सब पे डेप्रिसिएशन सेपरेटली कैलकुलेट करके उनको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 50,000 का 20% होगा, क्योंकि 1 जनवरी को ही ले लेते तो उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो ये हो गया 10,000। अच्छा, अब जो और ये डिस्पोज्ड ऑफ का मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये कॉस्ट है इसकी। और उसको अगर इस तरह सोचे कि इसने क्लोजिंग कॉस्ट कैसे निकाली होगी, तो 200,000 प्लस 50, और अगर मैं -40 करूँ, अगर मैं इसको एज्यूम करते कि ये कॉस्ट है 40,000 डिस्पोज्ड ऑफ एसेट की, तो देखिए मेरी वही 210 कॉस्ट आ रही ईयर एंड में। इसका मतलब 40 की कॉस्ट दी हुई है। तो आप लोग इस तरह भी चेक कर सकते हैं। अब जो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट है 40,000 का 20%, और हमने सितंबर तक यूज़ किया है इसका ना, ये करंट ईयर में 9 मंथ्स यूज़ हुई है। तो उसको मैं डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूंगा, जो भी डेप्रिसिएशन आएगी। तो ये हो गया 6,000। अच्छा, और फिर हम मसला का कि जो ये ओपनिंग बैलेंस है ना, इसमें ये डिस्पोज्ड ऑफ एसेट की कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगी, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज ऑफ किया इसको। तो नॉन करेंट एसेट्स में से प्रीवियस ओपनिंग बैलेंस में वो भी होंगे जो हमने पूरे 12 मंथ यूज़ किए। तो अगर हम उनकी डेप्रिसिएशन सही निकालनी तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे 200 -40, तो ये 160,000 आ जाएगा। और फिर 160,000 पे हम 20% चार्ज करेंगे, तो ये हो जाएगा 32,000। अब टोटल डेप्थ निकालनी है, चार्ज, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 6,000, नी 10,000 न्यू का, 6,000 डिस्पोज्ड ऑफ का, जितने मंथ्स वो यूज हुआ है, और 32,000 प्रीवियस नॉन, जो प्री ओल्ड नॉन करंट है मशीन है, 10 + 6 + 32, तो ये हो गया 48,000। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड आफ्टर सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड, और विच एरर्स वुड बी एंटर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट। तो हम इसमें वही एरर्स चूज करेंगे जो एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। अ कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल फॉर 50 हैव बीन कंप्लीटली omitted फ्रॉम द बुक्स, ये एरर ऑफ ओमिशन है। तो इसका ट्रायल बैलेंस है, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, इसकी एडजस्टमेंट सस्पेंस अकाउंट में नहीं होती। तो ए और बी तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होंगे। अ पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डेबिटेड इन द इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट इज 2500 इंस्टेड ऑफ 5200, ये होगा, क्योंकि वन अकाउंट, क्योंकि इसे उसमें एरर है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के अकाउंट में एरर है, तो उसकी ऑब्वियसली करेक्शन होगी सस्पेंस अकाउंट में। डिस्काउंट ऑफ 50 हैव बीन डेबिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो 8 पे जो 3 है, उसमें देखिए डिस्काउंट रिसीव में बिला वजह डेबिट कर दिया, तो वहाँ 50 क्रेडिट हो जाएगा, तो डिस्काउंट रिसीव की करेक्शन हो जाएगी। और डिस्काउंट अलाउड में इस 50 को डेबिट कर देंगे, तो उस पर सस्पेंस की कोई नीड नहीं है। तो ये एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है वहाँ, तो इसलिए डीबी नहीं होगा, बचा ही सीमा। अच्छा, मोटर रिपेयर्स फॉर क्रेडिटेड टू द मोटर व्हीकल्स एट कॉस्ट अकाउंट। अब इसमें देखिए 4 में क्या होगा, ये MCQ 80 कर रहा हूँ मैं। अब उसमें मोटर रिपेयर्स क्रेडिट होगा 400 से, मोटर व्हीकल में बिला वजह क्रेडिट कर दिया, तो उसमें मोटर व्हीकल में डेबिट करना पड़ेगा उसको दोबारा। अब वैसे तो ये कि जिस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स में करेक्शन हो रही हो, तो वहाँ सस्पेंस की एंट्री नहीं होती, लेकिन यहाँ दोनों अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, तो फिर करस्पॉन्डिंग एंट्री सस्पेंस की होगी। तो इस तरह हमारे 2 और 4 हो गए। A business is preparing a bank reconciliation statement. The following information is available: uncleared lodgements, unpresented checks, cash book balance. What is the debit balance on the bank statement? तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना है, तो उसमें सिंपल हम एक BRS बनाएंगे।
तो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस मुझे नहीं पता। उसने अनप्रेजेंटेड चेक उसमें से माइनस किए होंगे, और अनक्लियर लॉजमेंट्स उसने ऐड की होंगी, या अनक्रेडिट डिपॉजिट। तो बस उसका कैश बुक के बराबर बैलेंस आया होगा। और कैश बुक में अगर 7650 क्रेडिट है तो उसका उसमें नेगेटिव बैलेंस है वहाँ। तो उसमें अगर मैं -7650 -3450 +2950 करूँ, तो मेरा उसका बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है। तो मेरा 8150 आ रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। What sources of information will be required to prepare a sales ledger control account? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री यूज होती, कैश बुक भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, जनरल जर्नल भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल्स भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। तो इसका आंसर ए होगा। द ओपनिंग बैलेंस ऑन अ परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट वाज 18400। द फॉलोइंग एरर्स आर ओमिशन विद दिस। अच्छा, व्हाट इज द करेक्टेड बैलेंस ऑन द पीएलसी है। अभी आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर रिकमेंड मैं करूंगा कि टी अकाउंट करें, और मैं भी इसमें रफ टी अकाउंट बना रहा हूँ। वैसे मैं तो प्लस माइनस में भी कर लेता हूँ उसको, लेकिन आप लोग के लिए बहुत रिस्की है। 18400। A supplier's invoice for 860 had been entered as sage 680 in the purchases journal। ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री का एरर है, तो उसकी करेक्शन कंट्रोल अकाउंट में होगी। और हमने परचेज जर्नल में क्रेडिट परचेजेस लेते, तो वहां हमने क्रेडिट परचेज अंडरस्टेट किया। तो ये 180 एक्स्ट्रा हम परचेज का क्रेडिट करेंगे। तो ये था 860 -680। अच्छा, नाइट ऑफ 215 द परचेज रिटर्न जर्नल हैज बीन क्रेडिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट। ये हमने इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट में एरर किया, तो उसका कंट्रोल अकाउंट में करेक्शन नहीं होगी। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव हैव बीन क्रेडिटेड टू द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव जो है वो यहाँ डेबिट होता है, और हमने इसको क्रेडिट कर दिया, तो हम इसको डबल से डेबिट करेंगे। अच्छा, इट हैज बीन एग्रीड टू सेट ऑफ 150 owing to a customer against their account sales। नो एंट्रीज हैड बीन मेड टू द सेल्स ऑफ पीएलसी है। तो कॉन्ट्रा हमेशा परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट होता है, या ट्रेड पेबल में। डिफरेंस हमारा बैलेंस ईडी आ जाएगा। 18400 +180 -800 -150। तो ये गया 17630। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? टू एड मैनेजर्स इन रनिंग द बिजनेस। ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन अलाउ द ऑर्डर्स टू मेक ड्राइंग्स, कोई मेक सेंस नहीं करता। टू इंश्योर अ प्रॉफिट, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक्यूरेसी ऑफ द डबल एंट्री, नहीं, उसके लिए ट्रायल बैलेंस होता है वो। टू एड मैनेजर्स इन रनिंग द बिजनेस। ग्रॉस बिजनेस ओनर प्रोवाइडर फॉलोइंग एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग। इसका मतलब कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री, पेमेंट टू सप्लायर, ओइंग टू सप्लायर्स, receipt from customers, owed by customers। what was the gross profit for the year? तो टर्जी सबसे पहले अगर मैं रफ एक ट्रेड रिसीवेबल बना लूँ, तो उसमें 85,000 बैंक है, और उसका सीडी है 10,000। तो उससे हमारी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी 10 + 85, 95,000। इसी तरह का मेरा टीपी का अकाउंट बनाऊं, तो उसमें सी डी अमाउंट ओइंग टू सप्लायर 5,000 है। सप्लायर को जो पे किया है वो 60,000 है वहाँ। तो 60 + 5 हो जाएगा 65,000। अब हम करेंगे रेवेन्यू जो है वो 95 है। ओपनिंग इन्वेंटरी परचेजेस होगी, परचेजेस है मेरी 65,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है मेरी 15,000।
तो 65 माइनस 15 ये होगा 50। तो 95 माइनस 50 तो ये हो गया 45,000। तो आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, लू हैड द फॉलोइंग कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ड्यूरिंग ईयर टू द फॉलोइंग टुक प्लेस: कैश ड्राइंग्स, पर्सनल मोटर व्हीकल इंट्रोड्यूस टू अ बिजनेस एट अ वैल्यू ऑफ 24,500। उसने पर्सनल चीज को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया बिजनेस के बेनिफिट के लिए, तो ये एडिशनल कैपिटल है। अच्छा, expenses for the year include a payment of rent of 10,000 of which 40% was for loose personal use। तो इस पे भी हमारी कुछ ड्राइंग्स की अमाउंट है। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट फॉर ईयर टू। इसमें सीधा हम सोल रेट का इक्विटी सेक्शन बनाएंगे। तो ओपनिंग कैपिटल है 45,700। प्रॉफिट मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर एडिशनल कैपिटल है। फिर तो मुझे कैश ड्राइंग्स दी हुई है, और फिर मेरी फर्दर ड्राइंग्स भी है। 10,000 को 40% आई थिंक सो 4,000 होगा। इन सब के बाद इसका क्लोजिंग कैपिटल आ गया होगा 63,400। अब इस पर रिवर्स में सॉल्व कर देंगे इसको। 63,400 प्लस 4,000 प्लस 33,000 माइनस 24,500 माइनस 45,700। फर्स्ट 4,000 प्लस 33,000 माइनस 24,500 माइनस 45,700। तो मेरा 30,200 आंसर आ रहा है। A business maintains an allowance for irrecoverable debt of 2% of trade receivables. At the beginning of the financial year on 1 January, the trade receivables total was 48,000. At the end of the financial year on 31st December, the trade receivables total was 37,000. Acha, when the business owner prepared the statement of profit loss for the year ended 31st December, an irrecoverable debt of 1600 which had occurred during the year had not been written off. इसका ना क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स में से 1600 एडजस्टेड नहीं है, और इररिकवरेबल डेट माइनस के बगैर हम इसमें से अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड टू डील विद द, उसने इंक्रीज या डिक्रीज फॉर अलाउंस भी नहीं निकाला, बाय विच अमाउंट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर ओवरस्टेटेड। तो इस टाइप के एमसीक्यू भी ये पढ़ लिया करें कि इफेक्ट ऑफ एरर पूछ रहा है या इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग द एरर पूछ रहा है माँ। और मेंटेन्स का ना प्रीवियस ईयर भी इसने 2% ही चार्ज किया होगा। तो 15 इस पे पीएफडी जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो 48,000 का 2% हो जाएगा। तो ये हो गया 960। अच्छा, अब जो ट्रेड रिसीवेबल का सीडी है 37,000, उस पर से सबसे पहले हम इररिकवरेबल डेट माइनस करेंगे 1600 का। 35,400। अच्छा, अब इस पे हम पीएफडी का सीडी चार्ज करेंगे। 35,400 पे 0.02, तो ये हो गया 708। और अगर हम देखें तो हमारा ये डिक्रीज इन प्रोविजन है। टू 52। तो इररिकवरेबल डेट हमने रिटर्न ऑफ नहीं किया, तो उसका ना वो प्रॉफिट में से भी एडजस्टेड नहीं है। तो 1600 से एक्सपेंस अंडरस्टेटेड होगा, तो प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड होगा। अच्छा, और लेकिन हमने कब तक डिक्रीज इन प्रोविजन भी नहीं कैलकुलेट किया, तो वो भी नहीं दिया। तो उससे हमारा प्रॉफिट अगर हम लेते तो इंक्रीज होता। तो 252 से क्योंकि इनकम नहीं दी, तो उससे प्रॉफिट जो है वो अंडर स्टेटेड है।
लेकिन आप देखिए ओवर स्टेटेड की अमाउंट ज्यादा जब इसने पूछा भी है, तो हमें ये ओवरऑल निकालना है। तो ये हो जाएगा 1600 - 252, तो ये हो गया 1348। 13 ओवर स्टेट से ओवरऑल ओवर स्टेटेड है। एन एंड मार्गरेट हैव फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप but have not made a partnership agreement. Which statement is correct? Any loan made to the partnership by a partner will carry interest at the rate of 5% per annum. ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरीज। P and Q are in partnership sharing profit and losses equally. The following information is available in respect of P. Current account credit balance at the start of the year. Share of asset revaluation drawings. The total partnership profit, salaries. What was the balance of the current account of P at the end of the year? अच्छा, वापस से जोसेफ एएस के उन्हें हो सकता है शेयर ऑफ एसेट रिवैल्यूएशन से कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको थोड़ा कंपनी अकाउंट हो जैसे उससे भी आइडिया होना चाहिए कि एसेट की रिवैल्यूएशन जो है वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म होती है, तो उसका करंट अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो उसकी प्रॉफिट और ड्राइंग की ट्रांजेक्शन होती है। और आप पे से जो एक्सेल के और वो ये पेपर दे रहे हैं, तो उन्हें क्लियरली आइडिया होगा कि ये कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होती है। और वैसे ही प्रॉफिट और ड्राइंग की ट्रांजेक्शन होती है, शेयर ऑफ एसेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और ड्राइंग को इफेक्ट नहीं करता वहाँ, तो इसलिए करंट अकाउंट में नहीं आएगा। इसमें हमें एक सीधा सा काम करना है कि क्योंकि ये प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, सही है, तो इसमें और कोई अप्रोप्रिएशन तो दी भी नहीं, सिर्फ सैलरीज है। तो हम भी सैलरीज माइनस कर देंगे तो रेसिडुअल प्रॉफिट आ जाएगा 120 माइनस 130 माइनस 20 माइनस 30, तो ये हो गया 80,000। और उस पे से हम सिर्फ इसका प्रॉफिट और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो 40,000 पी का हो जाएगा और 40,000 क्यू का हो जाएगा। अब हमें पी का करंट अकाउंट बैलेंस निकालना है, तो आप लोग प्लस माइनस पे भी कर सकते हैं या टी अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, मैं प्लस माइनस पे प्रेफर करूंगा। तो ईयर बिगनिंग में क्रेडिट बैलेंस है, इसका पॉजिटिव बैलेंस है 20150। अब इसमें जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्रेडिट होगा यानी ऐड होगा, जो चीज़ पे डेबिट होगी माइनस होगी, जैसे ड्राइंग्स है वो। तो 20150, 40,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ड्राइंग्स माइनस होगा और पी की सैलरी 20,000, तो उसका बैलेंस आ जाएगा 20150 प्लस 40,000 माइनस 10,200 प्लस 20,000, तो उसका आ रहा है 69950। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कैपिटल रिजर्व अराइव फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज, नहीं, वो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन अराइज होते तो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी का आउटकम नहीं होते, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज टू पे डिविडेंड्स, नो, क्योंकि कैपिटल रिजर्व जो है नॉट फ्रॉम प्रॉफिट है। और डिविडेंड रिजर्व उन रिजर्व से दिया जाता है जो प्रॉफिट से क्रिएट किए गए हो, सही है। अच्छा, रेवेन्यू रिजर्व में बी यूज व्हेन बोनस शेयर्स आर इशूड, ये सही है बिल्कुल। अगर शेयर प्रीमियम सफिशिएंट नहीं तो हम रिटेन अर्निंग या जनरल रिजर्व को यूज करके बोनस इशू करवाएंगे, तो 3 तो होगा। एंड रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंट प्रॉफिट्स व्हिच हैव बीन रियलाइज्ड, तो हाँ ये प्रॉफिट से ही क्रिएट हुए हुए होते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर अ कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March: revenue, administrative expenses, finance cost, distribution cost, dividend paid. There were no other expenses for this period. The company adds a uniform markup of 25% on all goods sold. What was the profit from operations for the year ended 31st March? तो अब मसला क्या है कि रेवेन्यू में से मैं एडमिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करके निकाल नहीं सकता। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव माइनस होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन माइनस होगा, तो फिर मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे निकालनी होगी, तो इसके दो तरीके। तो 19 में मेथड वन है कि कॉस्ट प्लस मार्कअप इज इक्वल टू एसपी यूज कर ले आप लोग। तो कॉस्ट एक्स है
उस पर हमने एक्स को कराया होगा 0.25 से, और वो इज इक्वल टू आ गया होगा हमारा रेवेन्यू 7200,000 में। तो ये 1.25x हो जाएगा, इज इक्वल टू 7200,000। एक्स इज इक्वल टू 7200,000 डिवाइडेड बाई 1.25। तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 5760,000। अच्छा, दूसरा तरीका मेन तो यही है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरा तरीका ये कि अब मार्कअप का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 100। तो अब देखें इसमें मसला क्या है कि ना मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है ना मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो मार्कअप किसी काम का नहीं है, तो मैं उसे कन्वर्ट कर लूंगा। अब इसके लिए लेकिन ये रिक्वायर्ड है कि आपको मार्कअप टू मार्जिन का फॉर्मूला याद हो। तो ये होता है मार्कअप, अगर आप परसेंटेज ले रहे हो तो ये 100 प्लस मार्कअप होगा, नंबर मेरी तरह ले रहे हैं तो ये 1 प्लस मार्कअप होगा वहाँ। तो हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 100 पर करना होता है। तो देखिए 20% मार्जिन आ रहा है, और मार्जिन मार्कअप से कम होता है, तो इसका मतलब हमने कन्वर्जन सही की है। तो अब 7200,000 को अगर मैं 20% से करवा दूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सही है, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। डायरेक्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे जान, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब 7200 में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया होगा तो ये 1440 ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है तो ये हो जाएगा 7200 माइनस 1440। और फिर ये आप देखिएगा कि अगर मैं 7200 में से 1440 माइनस करूं तो वही कॉस्ट ऑफ सेल्स आया। अब तो ये एमसीक्यू आसान हो गया। अब 7200 में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करे तो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें पता ही है 1440,000 होगा, और उसमें से फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करना है। जो फाइनेंस कॉस्ट है डिविडेंड पेड है वो आपको कंफ्यूजन के लिए दिया, उसने पूछा ही प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन है। तो 1440 माइनस 320 माइनस 250, तो ये हो गया 870,000। विच स्टेटमेंट इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, दे डू नॉट इट कंपेरिजन विद द बिजनेस पास परफॉर्मेंस। बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते तो ये तो गलत होगा। ट्रेंड एनालिसिस में हम करते ही है। दे डू नॉट हेल्प विद फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, हम करंट रेशियोज के बेस पे फ्यूचर के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं, तो बी में भी हेल्प करते रेशियोज। दे डू इंटरफर्म कंपैरिजन भी, हम कंपेटिटर्स और इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपैरिजन कर सकते रेशियोज के जरिए विद सर्टेन एक्सेप्शंस। दे डू नॉट टेक, हाँ ये नहीं लेते, क्वालिटेटिव फैक्टर्स को अकाउंट फॉर नहीं करते, क्योंकि ज्यादा फोकस नंबर्स में और नंबर वाले रीजंस पे होता है। तो ये आंसर होगा इसका। 21, a business provided the following information at the end of a financial period: total purchases, cash purchases, trade payables at start, trade payable at end. What is the trade payable turnover in days? तो ये हमारा होता है ट्रेड पेबल, और ईयर एंड का निकाल रहे तो ईयर एंड के ट्रेड पेबल्स लेंगे अपॉन अच्छा, अब उसने टोटल और कैश दिए, तो अगर मैं 700 माइनस 200 कर दूं तो मेरी क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी।
तो ये हो गया 44 डेज, इसका 43.8 आएगा, हम इसको 44 कर लेंगे। कॉस्ट विल इंक्रीज एज प्रोडक्शन डिक्रीजेस। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर देखें तो टोटल फिक्स कॉस्ट ना कम यूनिट्स पे स्प्रेड होगी, तो ये इंक्रीज हो जाएगी अगर प्रोडक्शन डिक्रीज होती है तो ये आंसर होगा वो। तो ये ए और बी दो में है वो, इसका ना सी और डी आंसर नहीं हो सकते। अच्छा, अब लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो अनचेंज रहती है वो, तो वो तो बस सेम में था वो, सही है। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होती है, तो ये आंसर हो नहीं सकता इसलिए। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी मार्जिनल में अनचेंज रहती है। X Limited leases a piece of equipment to perform quality inspections. This costs 8,000 per annum plus 2 for each inspection performed. An inspection is performed on every 10th item produced. Production is 120,000 units per year. Which type of cost is incurred and what is the annual cost? अच्छा देखिए, अब इस पे अगर फिक्स चार्जेस हो प्लस पर इंस्पेक्शन चार्जेस है तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है फॉर श्योर वो। तो सी और डी तो होंगे ही नहीं, अब हमें ए या बी में से चूज करना है और उसके लिए भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि इस पे देखिए सारे यूनिट्स पे इंस्पेक्शन नहीं होगी, ये स्पेसिफिक यूनिट्स पे होगी, तो वगैरह हर 10th आइटम में, तो यानी हर जो जितने भी टोटल यूएस बॉडीज के उस पे से हर जो 10th यूनिट होगा उस पे होगा। तो इसका करने का तरीका क्या है कि हम एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं 23 में। देखिए हर 10वें यूनिट पे एक इंस्पेक्शन होगा, तो अगर मेरे यूनिट्स 120,000 है तो उसके हिसाब से कितने इंस्पेक्शन किए जाएंगे वहाँ, तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जरिए निकाल सकते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 120,000, x इज इक्वल टू 120,000 डिवाइड बाई 10। अब जिनकी मैथ ज़्यादा अच्छी है उनके लिए तो ऑब्वियस, उनके लिए तो ये और ऑब्वियस होगा कि डायरेक्ट हम यूनिट्स को डिवाइड बाई 10 कर दे तो आ जाएगा कितने यूनिट्स पे इंस्पेक्शन किया जाएगा। लेकिन मैंने ज़रा इस तरह इसलिए समझाया कि हर कोई मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं होता, तो वो भी इसको समझ सके वो। तो इंस्पेक्शन जो है ना उसे 12,000 यूनिट्स पे किया जाएगा। तो अभी कैलकुलेशन बड़े आराम से हो जाएगी। तो अब पहले इसमें 8,000 तो फिक्स चार्जेस हैं और उसने एनुअली पूछा है, और ये यूनिट्स भी पर एनम है। तो पर एनम यूनिट्स के जरिए जो इंस्पेक्शन यूनिट्स आए वो भी फिर एनुअल यूनिट्स होंगे इंस्पेक्शन के, तो ये हो जाएगा फिर 2 × 12,000। तो ये हो गया 32,000, डी आंसर हो जाएगा। A business uses weighted average cost method of inventory valuation. During March, the following transactions took place. 1 March, opening inventory 200 units at 6 per unit. Receive 300 at 6.5. Issue 250. Receive 100. अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इतना आइडिया ना हो, तो 24 में अब इसमें रिसीट जो है सेल्स रिसीट्स नहीं होता, ये होता है एक्चुअली मटेरियल की परचेज करके जो रिसीव करते हैं, मटेरियल परचेज एंड रिसीव्ड, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और फिर इश्यूज है, तो ये एक्चुअली यूजेज होती है मटेरियल की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जितना प्रोडक्शन में मटेरियल यूज़ करना होता है वो उसके लिए रिक्वेजिशन रिक्वेस्ट देता है परचेज डिपार्टमेंट को, और फिर परचेज डिपार्टमेंट उसके हिसाब से मटेरियल खरीद के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करता है। तो इशू जो है वो यूजेज को रिप्रेजेंट करेगा। रिसीव 100 यूनिट्स 6, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी 31 मार्च। तो इसको हमेशा पहले, जैसे क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू पूछ रहा है तो आप उसको पहले उससे पीरियोडिक से करके देखें। तो उस पर सबसे पहले तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा और उस पर वही फॉर्मूला फॉलो करें। देखें ओपनिंग इन्वेंट्री 200 है, और जो उस पर रिसीव हमने यूनिट्स की एक तरह से हमने वही खरीदे हैं, तो हम ये कर लेंगे 300 प्लस 100, तो ये हो गया 400 यूनिट्स। फिर इस पे से लेस यूजेज या इशूज, वो से हमने 250 यूज़ किए। तो सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स निकाल लिया करें वो, तो 200 प्लस 400 माइनस 250, तो ये हो गया 350। अब मैं इसमें एवरेज कॉस्ट निकाल लूंगा वो, तो वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हो जाएगी 200 × 6 प्लस
अब परचेजेस जो है वो दो डिफरेंट डेट्स पे की और डिफरेंट डेट्स पे की, तो हमें उनको सेपरेटली डील करना पड़ेगा। तो पहले है 300 इंटू 6.5 प्लस 100 इंटू 6.7, और ये ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट से और परचेजेस के यूनिट से। तो हमारी इस तरह एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट्स होता है। तो 200 इंटू 6 प्लस 300 इंटू 6.5 प्लस 100 इंटू 6.7 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 400। तो मेरी 6.37 इसमें एवरेज कॉस्ट आ रही है। अब अगर मैं 6.37 को उससे करा के देखता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट से, तो देखते हैं कि कोई आंसर जो यहाँ दिए हुए वो आता है या नहीं। तो 6.37 इंटू 350, तो 229.5। तो अब एफको के एमसीक्यू के बाद का मसला होता है कि पीरियोडिक से आंसर आ नहीं रहा होता, तो फिर आपको उसको परपेचुअल से करना पड़ेगा। फीफो में इसलिए मसला नहीं होता कि फीफो में, अगर फीफो में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पूछिए तो वहां पर आपका चाहे परपेचुअल से करें चाहे पीरियोडिक से करें, दोनों से एग्जैक्टली सेम आती है। लेकिन एफको में ज़रा डिफरेंस होता है। तो हो सकता है अगर आपका पीरियोडिक से आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको उसको परपेचुअल से करना पड़ेगा। और एग्जाम में तो अगर आपको उसे परपेचुअल से करना पड़े तो फिर आप उसको बिल्कुल भी आप पहले ना करें, पहले आप दूसरे एमसीक्यूज कर लें, फिर आप इसको वापस आके अटेम्प्ट करें वहाँ। तो उसका इन सबका कोई फायदा नहीं है वहाँ। तो उसमें ये होता है कि अब हमें जब भी हम परचेजेस करते हैं ना, तो उसमें एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज कॉस्ट पहले निकलेगी 14 मार्च को। तो उसमें ऑब्वियसली जो 1 मार्च की ओपनिंग क्लोजिंग, जो 1 मार्च की ओपनिंग इन्वेंट्री वो 14 मार्च को भी अनयूज्ड होगी, तो वो 14 मार्च की भी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तो 200 इंटू 6 हो गया 1200 प्लस 300 इंटू 6.5, ये हो गया आपका 1950 डिवाइड बाई यूनिट्स। तो 200 प्लस 300, तो ये अभी आया हमारा 6.3। और ये जब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम दोबारा परचेजेस ना करें। अब देखिए हमने 20 मार्च को ना इन्वेंट्री यूज करी, तो मैं अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो वैल्यू निकालूंगा वो अभी मैं 20 मार्च की निकालूंगा मैं। वैसे तो पूरे टेबल बना के करना होता है, लेकिन एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं है वो, तो इसीलिए थोड़ा सा शॉर्टकट बेहतर है कि यूज करें। अब देखिए हमने 250 यूज कर लिया आउट ऑफ 500, क्योंकि 300 प्लस 200 500 बनेगा। 500 में से 250 यूज कर लिए, तो आपके बच भी 250 गए। तो वो 250 यूनिट्स अभी आपके 6.3 पे ही वैल्यू होंगे। तो ये हो गया 1575। तो अब 28 मार्च को एवरेज कॉस्ट निकालेंगे हम। तो अभी जो 20 मार्च की क्लोजिंग है, 28 मार्च की ओपनिंग बनेगी 1575 प्लस, अब जो हमने लास्ट परचेज की 100 इंटू 6.7, तो आई थिंक सो ये 670 बनेगा वहाँ, डिवाइडेड बाय ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स 250 है और इसके 100 है वहाँ। तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 1575 प्लस 670 डिवाइडेड बाय 350। तो ये हो गया 6.4। इसको 6.41 कर लें, 2 डेसिमल प्लेस पे कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी आपकी। अब हमने 28 मार्च को उसके उसके बाद हमने कोई यूनिट्स, हमने मटेरियल जो यूज़ नहीं किया या इशू नहीं किया। अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालेंगे 28 मार्च की। तो वही उसके बाद और कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आपकी 31 मार्च की भी वैल्यू हो जाएगी इन्वेंट्री की। तो अब आपकी एवरेज कॉस्ट 6.41 रहेगी। और अब हमारी इन्वेंट्री 250 यूनिट्स प्रीवियस इन्वेंट्री से और 100 जब जो हमने 28 को परचेज किया, तो ये 36 इसको पूरे टोटल यूनिट से करवा देंगे। 6.41
इंटू 350। टू फोर। तो अगर मैं 6.41 को उससे करवाऊँ 350 से, तो आपका 2243 पॉइंट आ रहा है, तो 2244 हो जाएगा। और उसके सबसे क्लोज है वो आपका बी है वो। इसको थोड़ा अगर आपको एक्यूरेट आंसर लाना है तो उसका तरीका ये कि आप एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर में करें। 1575 प्लस 670 डिवाइडेड बाय 350। तो और एग्जैक्टली इसी को मल्टीप्लाई करा दे 350 से, तो देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं वरना आप क्लोज ले लें। तो ऑब्वियसली दिस इज टू मच सॉरी फॉर जस्ट 1 मार्क। तो बेहतर है कि आप पहले एमसीक्यूज कर ले, इसको लास्ट में अगर टाइम हो तो करे। अगर एफ को का फीफो में तो आपको मसला नहीं है वो। अम्मू प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक जॉब टू मेक ज्वेलरी फॉर अ वेडिंग। Cost of materials is 1000, 10,000. Ammu needs 10 hours at 20, 125 per hour to design. Her assistant needs 100 hour at 70 to make the jewelry. Fixed cost of absorb 50 per labor hour. अब उस पे देखिए ओनर के खुद के भी डिजाइनिंग के आवर्स हैं और असिस्टेंट पे मेक उसको बनाएगा, मेक कर बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, उसके आवर्स होंगे। तो ये दोनों लेबर आवर्स में ही आएंगे। A markup of 20% is to be applied. What is the price quoted for the job to make the jewelry for the wedding? बहुत इजी एमसीक्यू है, आराम से हो जाएगा। और टोटल में इस पे प्राइस कोट करनी, पर यूनिट नहीं करनी। अच्छा, तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। फिर डायरेक्ट लेबर पहले ओनर का खुद का है, तो वो 125 × 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 1250। फिर डायरेक्ट लेबर हो गया असिस्टेंट का उसका हो जाएगा 17 × 100, तो उसका 7000 होगा। अच्छा, फिर इसमें होगा फिक्स्ड ओवरहेड्स पर लेबर आवर है, और दोनों के कंबाइंड लेबर आवर्स हो गए 110 में। सो आपको ओनर के आवर्स से नहीं कराना, क्योंकि ओनर प्लस एम्प्लॉय दोनों के लेबर आवर्स है वहाँ। तो टोटल लेबर आवर्स से फिक्स कॉस्ट निकलेगी, तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 10,000 प्लस 1250 प्लस 7000 प्लस 5500। तो ये हो गया 23750। और मैं तो कहूँगा आपको ज़्यादा अगर ऑब्वियस है तो इसमें तो जाहिर सी बात है, फाइनेंस P2 नहीं है कि इसमें कोई आपके मार्क्स हों मार्कअप दिखाने के। तो 23750 को ही डायरेक्ट 120% से बढ़ा दें, आपका आंसर आ जाएगा वहाँ। तो ये है 28,500। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। Which statement about absorption costing is correct? It aids the preparation of butter. It follows the matching accrual. मेरा अपना तो है कि ए होना चाहिए, लेकिन उसने आंसर बी दिया है इसमें। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के लिए तो मार्जिनल बेटर होता है इससे में। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सेम यूनिट कॉस्ट इन द लॉन्ग रन वट एवर, नहीं, जब यूनिट चेंज हो रहे तो ये तो पर यूनिट कॉस्ट चेंज कर देगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आप में से मेजोरिटी ए और बी में फंसेगा। अब उसने बी दिया है, मेरे अपने ओपिनियन में ए होना चाहिए। तो बजटेड डेटा है तो ऑब्वियसली वो बजटिंग में हेल्प करेगा वो। और मैचिंग कंसेप्ट तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए होता है। तो एस एम सी का ऑब्वियसली थ्रेशोल्ड में एडजस्ट हो जाएगा, तो इतना वो ना हो, तो उसका जबरदस्ती का आंसर बी है। द कैंटीन कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस हैज बीन अपॉर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स 1 and 2। टोटल कैंटीन कॉस्ट अपॉर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वर, सही है। Of these 3900 could be attributed to a special function by production department 1. The remainder were apportioned on the basis of the employee numbers, which were 15 for production department 1 and 10 for production department 2. What was the total canteen cost for the whole business? ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू एब्जॉर्प्शन का। देखिए इससे कैंटीन कॉस्ट जो अपॉर्शन करके निकाली वो 40,200 है। और उसमें भी सीन ये कि 3900 अलग से भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में चार्ज हुआ है। तो हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ने कैंटीन की एक्स्ट्रा सर्विस ली हो, तो उस पर जो अपॉर्शन करके 40,200 निकाला है वो एक्चुअली रिमाइंडर है वहाँ।
जो कि एम्प्लॉय के ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयज निकाला गया था। तो उस पर हम पहले करेंगे क्या, अगर आपको समझ आता तो इतना मुश्किल नहीं है। टोटल कैंटीन कॉस्ट रिमाइंडर वाली सही है, उसमें 3900 इंक्लूडेड नहीं होगा। इसको उसने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का फ्रैक्शन क्रिएट किया होगा, पार्ट अपॉन टोटल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के 15 एम्प्लॉयज हैं, और अगर उसके 10 है दूसरे के, तो टोटल 25 एम्प्लॉयज हो गए। उसके बेस में आंसर 40,200 आ गया होगा। रिमाइंडर हमें निकालनी तो ये हो जाएगा 40,200 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हो गया 67,000। सही है, और उसने आपको ये भी आंसर दिया, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर है नहीं, क्योंकि टोटल का भी रिमाइंडर है जो अपॉर्शन करके निकाला गया था। अब इस पे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग से भी जो 3900 चार्ज करा है वो भी ऐड होगा, तो फिर कैंटीन की टोटल कॉस्ट आएगी। तो ये है 70,900। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वेरीज विद आउटपुट नहीं। सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अनचेंज रहती है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अनचेंज रहता है शॉर्ट टर्म में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन वे मोर नहीं, दोनों में वेरी करती है वो। इट कैन कॉस्ट ओवर अंडर रिकवरी, वो तो एब्जॉर्प्शन का मसला है मैं, ये तो द डिवीजन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल डिफिकल्ट, हाँ इसमें प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है थोड़ा। The company has the following budgeted information for me: selling price per unit, variable cost per unit, total fixed cost. The company is planning to buy a new machine which will reduce the variable cost by 20% and increase the fixed cost by 20%. What is the change in the break even sales volume? तो उसने न्यू ब्रेक इवन ही चेंज पूछा है, तो पहले उसमें हम करंट ब्रेक इवन निकालेंगे, फिर न्यू ब्रेक इवन निकालेंगे, फिर उनका डिफरेंस लेंगे। तो इसी तरह कीजिएगा वरना आपका सही नहीं होगा। तुम करंट ब्रेक इवन निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट 120 माइनस 80, करंट कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 40 हो जाएगा। तो ये हो गया 1400 यूनिट्स। अच्छा, अगर 56,000 को हम 20% से बढ़ा दें तो वो हो जाएगा 67,200। या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो 56,000 का 1.2 या 120%, तो 67,200 हो गया। और वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, तो अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस तरह कर ले कि 120 माइनस जो 80 है, तो अगर वो 20% से डिक्रीज हो रही है तो उसका 80 का 80% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी। तो इस तरह मेरा अपडेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 56, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ गया। तो ये हो गया 67,200 डिवाइड बाय 56, तो ये हो गया 1200 यूनिट्स। अगर हम चेंज में देखें तो न्यू माइनस ओल्ड, तो 1200 माइनस 1400, 200 का डिक्रीज है वहाँ। वाइस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। और ये देखिए आपके मार्जिनल का ही पार्ट होता है, तो ये पूछे मार्जिनल का यूज पूछे तो आप वो सेम पॉइंट से यूज कर सकते हैं। अच्छा, ए तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू इन्वेंट्री की एब्जॉर्प्शन देता है आईबीसी, जिन्होंने A2 में पढ़ा होगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग नो, शॉर्ट टर्म के लिए होता है वहाँ। इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई विच कॉस्ट और फिक्स, नहीं है इसके लिए नहीं होता। फिक्स कॉस्ट को तो वैसे इतना इंपॉर्टेंस दी जाती, नॉट इम्पॉर्टेंट। इट शोज द अफेक्ट ऑन प्रॉफिट में चेंजेस, अगर तो अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, फिक्स कॉस्ट में भी कभी कभी चेंज आ सकता है, स्पेशली अगर स्टेप फिक्स कॉस्ट है। और आपके अगर सेल्स यूनिट्स चेंज हो रहे हैं तो उसका प्रॉफिट पे क्या अफेक्ट होगा।
तो इस टाइप की चीज़ के लिए इस टाइप के एनालिसिस के लिए मार्जिनल या सीवीपी बहुत अच्छा रहता है वो, तो डी आंसर होगा इसका। अल्लाह हाफिज।